Good morning, everybody. Today we will talk about credit analysis. Actually, after getting application from the farmers or fish farmers or any farmers, institution who is lending credit, institutions go through credit analysis to find out the feasibility of project. अगर कोई फार्मर्स या फिर जो जो भी लोन लेना चाहता है वो किसी बिजनेस के लिए लोन अप्लाई करता है तो उसके बाद जो बैंकर्स है या लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है वो उस प्रपोजल को जो प्रोजेक्ट प्रपोजल किया कि हम मान लो एक 1 हेक्टेयर पॉन्ड बनाएंगे उसमें ये है उसका एनालिसिस करता है वो इकोनो वो ये देखता है कि ये जो है क्रेडिट जो ये प्रोजेक्ट है वो फिजिबल इकोनॉमिक फिजिबल है कि नहीं इसको लोन दिया जा सकता है कि उसके आधार पे वो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। आज हम उसी पे बात करेंगे क्रेडिट एनालिसिस। क्रेडिट एनालिसिस के अंदर हम बात करेंगे इकोनॉमिक फिजिबिलिटी टेस्ट। वो डिसाइड होता है 3R से। 3R मतलब एक R मतलब हुआ रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट जो किया पैसा उससे क्या रिटर्न आ रहा है ये देखता है। दूसरा आर का मतलब है रीपेमेंट कैपेसिटी, जो आपने लोन लिया उसको पे करने के का आपके पास क्षमता है कि नहीं, कैपेसिटी है कि नहीं। तीसरा आर है रिस्क बियरिंग एबिलिटी। अब मान लो कोई अनसर्टेनिटी या रिस्क के कारण आपका जो क्रॉप है वो फेल्योर हो गया, उस टाइम में आप वो रिस्क जो है वो लेने के स्थिति में है या नहीं। ये 3R से जो है वो क्रेडिट एनालिसिस करते हैं। कौन? लैंडिंग इंस्टीट्यूशन या बैंक। ठीक है। फिशर्स और फिश फार्मर्स नीड क्रेडिट एट राइट टाइम थ्रू राइट एजेंसी एंड इन एडिक्वेट क्वांटिटी टू रियलाइज मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। दिस इज फ्रॉम फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू। फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, वो उसको लोन चाहिए, एक उसको जितना लोन की आवश्यकता है एडिक्वेट क्वांटिटी में चाहिए और टाइम पे चाहिए। मान लो जब वो करना चाह रहा है तो कि उसका प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है उस टाइम उसको लोन चाहिए। लेकिन जो फार्मर्स है उसके बाद अप्रोच करता है लोन के लिए कहाँ? इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस एजेंसी। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस एजेंसी में कुछ भी हो सकता है, जिससे कॉमर्शियल बैंक हो सकता है, आरआरबी हो सकता है या फिर कोऑपरेटिव बैंक हो सकता है। उससे वो कंसल्ट करता है और अपना जो प्रपोजल है, जो प्रोजेक्ट का प्रपोजल बनाना पड़ता है कि हम ये करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, इसमें इतना कास्ट होगा और इस कॉस्ट में ये इन्वॉल्व है, तो इतना हमको लोन दिया जाए, हम ये करेंगे। ठीक है। वो प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है वो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन दैट मीन्स बैंकर के पास जाता है और बैंकर जो है उसको एनालाइज करता है। उसी को बोलते हैं क्रेडिट एनालिसिस। वो जो प्रोजेक्ट का प्रपोजल है उसको एनालाइज करता है और उसके आधार पे वो उसको डिसाइड करता है कि लोन देना है कि नहीं देना है, लोन एडवांस करना है कि नहीं करना है। वो क्रेडिट एनालिसिस पे डिसाइड करता है। तो जो लोन लेने के लिए कोई आप फार्म आप यूज कर रहे हैं, फार्म आप बनाना चाह रहे हैं या उसका एक्सटेंशन करना चाह रहे हैं, तो वहाँ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से लोन लेने के लिए सबसे बड़ी बात है आपका प्रोजेक्ट जो है वो इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। ठीक है। तो अब हम वही पे बात करेंगे कि वो जो बैंकिंग लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है वो क्या क्या देखता है। ठीक है। हमने बोला 3 चीज, 3R जो है वो तीन 3R क्या क्या है? एक है क्या है? रीपेमेंट कैपेसिटी है। रीपेमेंट कैपेसिटी, और क्या रिटर्न है? है, रिटर्न रिटर्न, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट रिस्क, और रिस्क बेयरिंग रिस्क, एबिलिटी। इसको 3R बोलते हैं। तीनों आर से शुरू हो रहा है इसलिए इसको 3R बोलते हैं। ये पहला टेस्ट वो करते हैं। ठीक है। ये टेस्ट वो क्यों करते हैं? टू फाइंड आउट दीज क्वेश्चन। क्या क्या क्वेश्चन है?
विल इट जनरेट रिटर्न फ्रॉम द मोर देन कॉस्ट? अब जितना वो कॉस्ट का प्रपोजल बनाया है, वो प्रपोजल जो वो प्रोजेक्ट लागू होने पे क्या वो उससे रिटर्न इतना आएगा, जो कॉस्ट है उससे ज्यादा रिटर्न आएगा कि नहीं, ये उसको देखना है। दूसरा, विल द रिटर्न हैव सरप्लस टू रीपे द लोन व्हेन इट फॉल्स ड्यू? अब जो रिटर्न आएगा वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद, वो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के बाद, क्या उससे जो लोन लिया उसको हम पे कर पाएंगे, उस प्रोजेक्ट के थ्रू उसको पे किया जा सकता है, ये भी देखना है। तीसरा है, विल द फार्मर स्टैंड अप टू द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन फार्मिंग? रिस्क और अनसर्टेनिटी के टाइम में क्या फार्मर्स के पास एनफ स्ट्रेंथ है कि वो उसको झेल पाए? ठीक है, तो ये तीन क्राइटेरिया देखता है और इसी के आधार पे जो है वो 3 आर से डिसाइड करता है, रिटर्न फ्रॉम प्रपोज इन्वेस्टमेंट, रीपेमेंट कैपेसिटी, तीसरा रिस्क बियरिंग एबिलिटी। पहला हम बात करेंगे रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में क्या करता है, द बैंकर नीड्स टू हैव एन आइडिया अबाउट द एक्सटेंट ऑफ रिटर्न लाइकली टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द प्रपोज इन्वेस्टमेंट। अब वो प्रपोजल जो दिया प्रोजेक्ट का कि हम ये करेंगे, तो उससे कितना इनकम आ रहा है, उससे कितना रिटर्न आ रहा है, वो बैंकर एनालाइज करता है इसके अंदर रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। Farmer's request for credit can be accepted only if he can be able to generate return that enable him to meet the cost. ऐसा फार्मर्स का एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाता है और उसको लोन दिया जाता है जिसमें उसका रिटर्न जो है वो उसके कॉस्ट से ज्यादा हो, सरप्लस हो, तभी वो प्रोजेक्ट जो है एक्सेप्ट किया जाता है और लोन एडवांस किया जाता है। ठीक है, अब रिटर्न जो है डिपेंड करता है बहुत सारा चीज पे। ठीक है, उसके लिए आपको मेंशन करना होगा व्हाट टू ग्रो, आप क्या उसमें उगाने वाले हैं। अब मछली है तो कौन सा मछली आप पालन करने वाले हैं। हाउ टू ग्रो, आप किस तरह से जाएंगे, इंटेंसिव करेंगे, सेमी इंटेंसिव करेंगे या फिर इंटीग्रेटेड करेंगे, क्या करेंगे। हाउ टू ग्रो। तीसरा क्वेश्चन है हाउ मच टू ग्रो, आप कितना करेंगे। ठीक है, उसके बाद व्हेन टू सेल, आप इसको कब सेल करेंगे, कब आपके पास इनकम आएगा, इंस्टॉलमेंट जो है उसका, जो लोन का वो चुकाने के लिए। और वेयर टू सेल, आपके पास वो सेल करने के लिए मार्केट है और मार्केट में डिमांड है। ये सारी चीज देखना होता है रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में। ये सारी चीज एनालिसिस करने के बाद ही जो है वो रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पता चलता है कि जो ये प्रोजेक्ट है प्रॉफिटेबल है कि नहीं। ठीक है, और दूसरा है रीपेमेंट कैपेसिटी। अब सिर्फ प्रॉफिट, जो बिजनेस सिर्फ प्रॉफिटेबल ही होना जरूरी नहीं है। वो जो मान लो हमने एक पॉन्ड बनवाया, ठीक है, पॉन्ड 20 लाख का बन गया, ठीक है, उसके बाद हम जो सीड वगैरह वो हम डाले, ठीक है, 5 लाख का, ठीक है, अब हमारा इनकम 5,50,000 आया, ठीक है, प्रॉफिटेबल तो है, लेकिन अब जो है उस इनकम से इतना इनकम जनरेट होना चाहिए ताकि जो लोन का इंस्टॉलमेंट है वो हम भर पाए। तो इस ये जो डिसाइड होता है वो रीपेमेंट कैपेसिटी, आपका जो प्रोजेक्ट है ऐसा होना चाहिए ताकि आप लोन को जो टाइम दिया गया है उसके अंदर आप पूरा लोन पे कर दें। ठीक है, वो भी वो बैंक देखता है। ठीक है, वो जब प्रोजेक्ट प्रपोजल आप लेके जाएंगे, ये है रीपेमेंट कैपेसिटी। तो इंडियन जनरली जो है इंडियन जो फार्मर्स है उसका रीपेमेंट कैपेसिटी, डिफरेंट क्राइटेरिया है लोन को पास करने का। ठीक है, उसमें रीपेमेंट कैपेसिटी का भी कुछ मार्क्स होता है, वो डिफरेंट मार्क्स है और एक पर्टिकुलर मार्क्स क्वालिफाई करने के बाद ही आपका लोन जो है या प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होता है। ठीक है, तो जो रीपेमेंट कैपेसिटी में जो है, जहां तक इंडियन फार्मर्स की बात है, वो बहुत पुअर है, बहुत कमजोर है,
क्यों, उसका क्या कारण है उसका रीपेमेंट कैपेसिटी कम होने का? पहला, स्मॉल साइज ऑफ द फार्म होल्डिंग। उसके पास छोटी सी जमीन है, जमीन का टुकड़ा जो है छोटा सा है, जिससे उसका इनकम कम होता है। पहला तो ये है कि उसका जो है जमीन का टुकड़ा जो है छोटा है, स्मॉल साइज है, इसलिए उसका जो है रीपेमेंट कैपेसिटी कम है। इंडियन फार्मर की बात कर रहे हैं। दूसरा है लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। इंडिया में जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही कम है। ठीक है। तीसरा है हाई फैमिली कंजम्पशन। हाई फैमिली एक्सपेंडिचर मतलब फैमिली का एक्सपेंडिचर बहुत सारे कंट्री में बहुत ज्यादा है, लेकिन वो इनकम की बनिस्बत हम यहाँ कंपेरिजन कर रहे हैं। जितना जो इंडियन फैमिली में इनकम के बनिस्बत जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है। ये भी कारण है लो रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ इंडियन फार्मर का। तीसरा है लो प्राइसेस। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसका प्राइस जनरली लो है और प्राइस में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। ठीक है। ये भी एक कारण है पुअर रीपेमेंट कैपेसिटी का। आगे है यूजिंग क्रेडिट फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पस। एक्चुअली जो लोन है, आप कहीं से आप लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से आप लोन लिए, तो लोन का यूज जो है हमेशा प्रोडक्टिव पर्पस के लिए करें। आप मान लो 2 रुपया लोन लिए, उससे 4 बनाए, 8 बनाए, 16 बनाए, या फिर 2 से 3 बनाए, 4 बनाए, जो भी है आप प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज करें। नॉन प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव पर्पस में यूज ना करें। नॉन प्रोडक्टिव या अनप्रोडक्टिव पर्पस में अगर आप यूज करेंगे तो आप वो लोन को रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे जगह देखा गया है जो लोग जो है लोन उठा के उसका जो इस्तेमाल है अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए करते हैं। ये भी कारण है पुअर रीपेमेंट कैपेसिटी का। आगे है लो फार्मर्स इक्विटी या नेट वर्थ। अब फार्मर्स का जो कुल धन है, उसका उसका जो पर्सनल वेल्थ है, वो एवरेज फार्मर्स का वो कम है। ये भी कारण है लो रिपेमेंट कैपेसिटी का। सातवां है लैक ऑफ एडॉप्शन ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी। यहाँ ट्रेडिशनल रूप से ज्यादातर लोग खेती करते हैं। ठीक है। इसलिए उसका इनकम भी कम होता है और जिसकी जिसके कारण जो रीपेमेंट कैपेसिटी उसका कम होता है। लास्ट है पुअर मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड फार्म रिसोर्सेज। जो फार्म रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, तो उसको अच्छे से यूज करना चाहिए, अच्छे से मैनेजमेंट करना चाहिए, और जो है वो ताकि उससे अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जाए। लेकिन जनरली जो है देखा गया है इंडियन फार्मर्स वो मैनेजमेंट में भी कम होते हैं, पुअर मैनेजमेंट करते हैं वो अपना लिमिटेड फार्म रिसोर्सेज का। इसकी वजह से उसका रिपेमेंट कैपेसिटी कम है। अब उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? ठीक है। पहला है इंक्रीजिंग द नेट इनकम बाय प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन ऑफ फिश फार्म बिजनेस। अब उसको जो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन और जो उसका ऑपरेशन सही डायरेक्शन में फिश फार्म का ऑपरेशन करके इनकम को बढ़ाया जा सकता है, जिससे रीपेमेंट कैपेसिटी भी बढ़ेगी। दूसरा है एडॉप्शन द पोटेंशियल टेक्नोलॉजी। जो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका एडॉप्शन जो है रूरल एरिया में जनरली बहुत कम है, तो उसे अपनाना चाहिए जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। इससे उसकी इनकम भी बढ़ेगी और रीपेमेंट कैपेसिटी भी। रिमूविंग द इम्बैलेंसेस इन रिसोर्स अवेलेबिलिटी। अब रिसोर्स अवेलेबिलिटी में जो रिसोर्स कम है उसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है, जो रिसोर्स बहुत ज्यादा है अनएक्सप्लॉइटेड है उसको ज्यादा यूज करना है। इस तरह जो है जो बैलेंस क्रिएट करना चाहिए रिसोर्स, लिमिटेड रिसोर्स का अवेलेबिलिटी और उसके यूज में। चौथा है मेकिंग द शेड्यूल ऑफ लोन रिप। अब लोन रिपेमेंट का पूरा शेड्यूल आपको सब चीज लिखना है, हमको कब लोन देना है और हमारे पास इनकम कब आएगा, उसके अनुसार से आपको पूरा अप टू डेट जो कागज रखना है। तीसरा है, पांचवा है इम्प्रूविंग द नेटवर्थ ऑफ फिश फार्म। नेटवर्थ मतलब उसका जो इनकम है और उसका जो टोटल संपत्ति है उसकी संपत्ति में वृद्धि करना है, और वो वृद्धि बहुत तरीका से हो सकता है। डाइवर्सिफाइंग द फिश फार्म इंटरप्राइज।
अब एक ही टाइप का हम मछली नहीं पालेंगे, अलग अलग करेंगे। उससे क्या होगा, आपका रिस्क मिनिमाइजेशन होगा डाइवर्सिफिकेशन से, और आप अलग अलग, मान लो एक में नुकसान होगा तो दूसरे में फायदा होगा, इस टाइप से आपका रीपेमेंट कैपेसिटी बढ़ सकता है। ठीक है। अब अब हमने दो चीज पे बात किया, 3R में से हमने 2R की बात किया। एक तो रीपेमेंट कैपेसिटी था, पहला था रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब तीसरा है रिस्क बियरिंग एबिलिटी। आपको रिस्क बियर करने की कितनी एबिलिटी है, इस ये भी एक क्राइटेरिया है जज करने का आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल। तो ये अब ये जो डिसाइड कैसे करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जब हम पढ़ा रहे होंगे तो बताए होंगे, जो रिस्क बियरिंग एबिलिटी को जो कैलकुलेट करने में सीबी का यूज होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है। एक्चुअली में रिस्क जो है 6 प्रकार के हो सकते हैं। आपके फार्म में जो रिस्क है वो 6 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो प्रोडक्शन रिस्क होगा, आपका प्रोडक्शन घट बढ़ सकता है, प्रोडक्शन रिस्क होगा। दूसरा टेक्नोलॉजिकल रिस्क, अब मान लो आपने एरेटर लगाया है वो फेल्योर हो गया, आपने बिजली का यंत्र लगाया है मान लो वो गुल हो गया, ये है टेक्नोलॉजिकल रिस्क। तीसरा है पर्सनल रिस्क, आपका कुछ एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई भी पर्सनल चीज के कारण आपका रिस्क एराइज हुआ, वो है पर्सनल रिस्क। चौथा है इंस्टीट्यूशनल रिस्क। अब इंस्टीट्यूशनल, मान लो आप जहां से लोन लिए हैं वो बैंक ही बैठ गया या फिर वो दिवालिया हो गया, तो ये है इंस्टीट्यूशनल रिस्क। ठीक है। पांचवा है वेदर अनसर्टेनिटी। अब वेदर तो जो है उसका पता नहीं है। अब मान लो अभी बारिश होने का है, बारिश हुआ नहीं, सूखा पड़ रहा है, आपने जो पंप सेट लगाया था वो भी फेल हो गया क्योंकि सूखा स्थिति हो गया। तो वेदर का, या फिर तेज हवा आ गया, बाढ़ आ गया। ठीक है। तो ये है वेदर अनसर्टेनिटी। और लास्ट है प्राइस रिस्क। अब मान लो आपका जो डिमांड है वो कम हो गया, तो आपका प्राइस भी बहुत कम हो गया। ये है प्राइस अनसर्टेनिटी या प्राइस रिस्क। आपका जितना होना चाहिए वो नहीं होगा। जनरली जो है फिश के केस में ये प्राइस रिस्क कम है, लेकिन चूंकि वो जो फिश जो है पेरिसिबल है, इसलिए वो जल्दी सड़ सकता है। आप अगर मान लो आसपास मार्केट नहीं है, उसके लिए प्रॉपर पैकेजिंग व्यवस्था होना चाहिए। तो ये जो 6 तरह के रिस्क हैं, आपको ये 6 तरह के रिस्क को झेलने की क्षमता है कि नहीं, ये हम देखते हैं रिस्क बियरिंग एबिलिटी ऑफ द फार्मर। हम नहीं देखते हैं, इंस्टीट्यूशन देखता है, जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन जो बैंक है। आप जब प्रोजेक्ट लेके जाएंगे तो ये सब चीज वो देखते हैं। इसके अलावा और क्या देखते हैं, इसके अलावा वो तो था 3R। अब उसके अलावा वो जो देखते हैं वो है 5S 5C। 5C में क्या क्या है, एक कैरेक्टर है, दूसरा है कैपेसिटी, तीसरा है कैपिटल, चौथा है कंडीशन, और पांचवा है कॉमन सेंस। ये 5C है। वो जो हम 3R की बात किए उसके अलावा ये 5C भी वो देखते हैं। ठीक है। पहले ही बात करेंगे, पहले हम कैरेक्टर की बात। जो बेसिक हमने बताया था, क्रेडिट का जो बेसिक चीज है वो क्या है, फेथ। ठीक है, फेथ है, क्योंकि क्रेडिट क्रेडो से बना है, जिसका अर्थ ही होता है फेथ, ट्रस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे जो है कैरेक्टर, जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन और जो जिसको लोन एडवांस हो रहा है, उसके बीच का ट्रस्ट होना जरूरी है। इसके लिए जो है बोरोवर्स का ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कमिटमेंट और हार्ड वर्क, ये सारा चीज जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखता है। ठीक है। अब अब वो तो किसी चोर को लोन नहीं देगा अगर उसको पता चलेगा कि कोई जो प्रोजेक्ट प्रपोजल लेकर आया है वो चोर है, तो वो तो उसे लैंड नहीं करेगा। ठीक है, लोन नहीं देगा। तो पहला है कैरेक्टर, दूसरा है कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब आप जो लोन हम आपको दे रहे हैं, आप वो पे कर पाएंगे कि नहीं, आपके पास कैपेसिटी है कि नहीं। तो ये एक्चुअली ये जो देखता है वो देखता है इनकम के थ्रू, आपका इनकम कितना है। ठीक है। तो
कैपेसिटी इज द फंक्शन ऑफ इनकम। आपका अगर इनकम ज्यादा है तो आपका जो कैपेसिटी है, आप रीपेमेंट कैपेसिटी वो ज्यादा है। ये दूसरा हो गया कैपेसिटी। तीसरा है कैपिटल। कैपिटल मतलब आपके पास कितना पैसा है, आपके पास जो सामान चाहिए वो सामान खरीदने के लिए आपके पास पूरा पैसा है कि नहीं, आपके पास जमीन है कि नहीं। ये डिफरेंट चीज है, वो कैपिटल के थ्रू देखते हैं। कैपिटल एक्चुअली में, कैपिटल दो चीज को को जज करता है। एक तो कैपिटल आपके पास है, मतलब आपके पास संपत्ति है, आपकी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी भी अच्छी है और रीपेमेंट कैपेसिटी भी अच्छी है। ठीक है, रिस्क बेयरिंग एबिलिटी भी अच्छी है और रीपेमेंट कैपेसिटी भी अच्छा है, इसलिए वो कैपिटल भी देखते हैं, आपका नेटवर्थ कितना है। ठीक है, चौथा है कंडीशन। अब जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन का कुछ कंडीशन होता है बोरो करने के लिए, आपको लोन कैसे देना है, रीपेमेंट प्लान क्या है, आपको कब कब इंस्टॉलमेंट पे देना है, आपका लोन कब एडवांस होगा, वो सारे कंडीशन अगर बोरोवर्स फॉलो करता है लेंडर्स का, तभी वो लोन एडवांस होता है। तो ये कंडीशन भी एक अहम रोल निभाता है। बहुत सारे कंडीशन है जो बोरोवर एग्री नहीं होते हैं, तो जो इंस्टीट्यूशन है उसे लोन नहीं देता है। यह है कंडीशन। पांचवा है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस मीन्स अंडरस्टैंडिंग बिटवीन लेंडर और बरोवर अबाउट ट्रांजेक्शन। अब आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि जो बरोवर और लैंडर के बीच ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कितना ट्रांजैक्शन हमको होना है, कितना आना है, कब हमको देना है, कब वो देगा। ये कॉमन सेंस उसके पास होनी चाहिए। तो ये 5 C जो है, ये भी बैंकर्स देखता है जो क्रेडिट एडवांस करने के पहले। वो 5 क्या क्या है? पहला है कैरेक्टर, दूसरा है कैपेसिटी, तीसरा है कंडीशन, चौथा है कैपिटल, पांचवा है कॉमन सेंस। ठीक है, ये हो गया जो हमारा जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है वो क्रेडिट का टेस्ट जो करते हैं। आपका जो प्रोजेक्ट प्रपोजल, आपको जो लोन चाहिए फिश फार्म या कुछ करने के लिए, उसका प्रोजेक्ट प्रपोजल को वो एनालिसिस करते हैं, क्रेडिट एनालिसिस। अब है रीपेमेंट प्लान। अब आपको लोन तो मिल गया, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे मिला और आपको पर्टिकुलर टाइम पे सारा लोन जमा करना है। लेकिन लोन को कैसे जमा करना है वो अलग अलग हो सकता है। मान लो कोई क्या है कि आपको शॉर्ट टर्म लोन में क्या है, आपको एक ही बार सब दे देना है इंटरेस्ट सहित। कुछ में क्या है, आपको इंस्टॉलमेंट कर करके देना है। कुछ में क्या है, पहले आपको ज्यादा इंस्टॉलमेंट देना है वो और बाद में आपको कम देना है। कुछ में क्या है, पहले आपको कम देना है इंस्टॉलमेंट, बाद में एक ही बार ज्यादा देना है। कुछ में क्या है, आपको हर साल इंटरेस्ट देते जाना है और लास्ट में आपको जितना आपने लिया था प्रिंसिपल का उसको पूरा दे देना है। तो वो रीपेमेंट जो है, आप जो पेमेंट लोन चुकाएंगे वो अलग अलग तरीका से हो सकता है। जो जनरली जो है छह छह तरीका है रीपेमेंट प्लान का। ठीक है, पहला है स्ट्रेट इन रीपेमेंट प्लान और सिंगल रीपेमेंट प्लान और लमसम प्लान। ठीक है, दूसरा है पार्शियल रीपेमेंट प्लान और बैलून रीपेमेंट प्लान। तीसरा है एमोर्टाइज रीपेमेंट प्लान। चौथा है वेरिएबल और क्वासी वेरिएबल रीपेमेंट प्लान। पांचवा है ऑप्शनल रीपेमेंट प्लान और छठा है रिजर्व रीपेमेंट प्लान और फ्यूचर रीपेमेंट प्लान। अब ये हम एक एक करके जानेंगे। ठीक है, पहला है स्टेट इन रीपेमेंट प्लान और सिंगल रीपेमेंट प्लान। ये नाम से ही पता है, इसमें क्या करते हैं, इंटायर लोन अमाउंट इज टू बी क्लियर्ड ऑफ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड। The principal component is repaid by borrow at the time of lump sum when loan matured and interest is paid every year. अब क्या है, मान लो 1 साल 2 साल के लिए लोन है तो इंटरेस्ट जो है हर साल, 3 साल के लोन है 4 साल के लिए, इंटरेस्ट जो है हर साल आपको पे करना है। और जो आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट है, मूलधन है, वो एक ही बार आपको जब टाइम होगा वो उस टाइम पे करना है।
इस टाइप का अगर प्लान हो उसको बोलते हैं स्टेट इन रीपेमेंट प्लान और सिंगल रीपेमेंट प्लान, और इसको लमसम रीपेमेंट प्लान भी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा टाइप है रीपेमेंट प्लान का पार्शियल रीपेमेंट प्लान और बैलून रीपेमेंट प्लान। इसमें क्या है, ये रीपेमेंट ऑफ लोन विल बी डन partially over the year. Under this repayment plan, installment amount will be decrease as the year passes. पहले क्या है, जो फर्स्ट ईयर आपको इंस्टॉलमेंट जो है वो ज्यादा देना है, सेकेंड ईयर कम देना है, थर्ड ईयर कम देना है, और लास्ट ईयर जो है बचा खुचा जितना अमाउंट है सब देना है। तो लास्ट ईयर आपको ज्यादा देना है, इसलिए जो शुरू से जो है ज्यादा से कम आते आते लास्ट में एक बड़ा सा बैलून की तरह आपको सारा एक साथ देना है, इसलिए इसको बैलून रिपेमेंट प्लान भी बोलते हैं। ठीक है। तीसरा है एमोर्टाइज रिपेमेंट प्लान। एमोर्टाइज का मीन्स ये होता है कि वो इंस्टॉलमेंट में देना है। ठीक है, लोन सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट में पे करना है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है एमोर्टाइज डिक्रीजिंग रिपेमेंट प्लान। अब नाम से ही पता है कि इंस्टॉलमेंट जो है वो एवरी ईयर जो है डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है। जो आपको जो पूरा लोन मान लो आपने 5 लाख का लिया और जो इंटरेस्ट मिला के आपका टोटल 6 लाख हुआ, अब वो 6 लाख को जो है इंस्टॉलमेंट में बांट दिया, और वो जो शुरू से इंस्टॉलमेंट जो है धीरे 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 आगे जाएगा, वो डिक्रीज होता जाएगा। मान लो पहला ईयर है 2 लाख, अगले ईयर है 1.5 लाख, इस टाइप से डिक्रीज होते जाएगा, लास्ट तक जाएगा। इसको बोलते हैं एमोर्टाइज डिक्रीजिंग रीपेमेंट प्लान। दूसरा टाइप है एमोर्टाइज इवन रिपेमेंट प्लान। इसमें इंस्टॉलमेंट जो है आप वो डिक्रीज नहीं करता है, सेम हर ईयर सेम रहता है। आपको मान लो 5 लाख आपको लोन चुकाना है, 1 लाख इंटरेस्ट हो गया, 6 लाख आपको टोटल चुकाना है, तो आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो मूलधन है उसको इंस्टॉलमेंट में चुकाना है, और वो हर साल बराबर होगा। लेकिन उसमें क्या होता है, जो इंटरेस्ट है वो घटता जाता है, यहाँ देखो नीचे वाला फिगर में, और प्रिंसिपल कंपोनेंट जो मूलधन का है वो बढ़ता जाता है। लेकिन जो हर साल जो इंस्टॉलमेंट आपको चुकाना है वो चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। ठीक है। ये है तुम्हारा एमोर्टाइज इवन रिपेमेंट प्लान, और ये जो है डिक्रीजिंग है, एमोर्टाइज डिक्रीजिंग रीपेमेंट प्लान। यहाँ पे प्रिंसिपल कंपोनेंट सेम रहता है, इंटरेस्ट जो है घटता जाता है। ठीक है। ये है, ये दोनों जो है एमोर्टाइज रीपेमेंट प्लान है। चौथा है वेरिएबल और क्वासी वेरिएबल रीपेमेंट प्लान। ठीक है, अभी इसके नाम से ही पता चल रहा है वेरिएबल, ठीक है, और क्वासी वेरिएबल। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो है मान लो अब जिस साल आपको कम हार्वेस्ट हुआ उस साल आप कम पेमेंट कीजिए, जिस साल आपको ज्यादा हार्वेस्ट हुआ उस साल ज्यादा पेमेंट कीजिए। ये वेरिएबिलिटी रहता है, अब हर साल आपको सेम नहीं पे करना है, आप अपने सुविधा के अनुसार। लेकिन ये जो रीपेमेंट प्लान है वो जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग एजेंसी में नहीं होता है। जो आप जो है अब जो जिसमें इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस जैसे बैंक है, जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग एजेंसी है उसमें ये आपको सुविधा नहीं मिलेगी। आपका एक लिमिट है, आपका इंस्टॉलमेंट है, ये वेरिएबल आप अपने हिसाब से आप पे नहीं कर सकते। ये जनरली ये बहुत कम होता है, बहुत कम जगह होता है। पांचवा है ऑप्शनल रीपेमेंट प्लान। ये भी बहुत रेयर है। इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन होता है बोरोवर्स के पास पे करने का, आप अपने ऑप्शन के अनुसार पे करें। ठीक है, ये भी बहुत कॉमन नहीं है, ये कहीं कहीं होता है, और जनरली जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग एजेंसी में ये कॉमन नहीं होता है। छठा है रिजर्व रिपेमेंट प्लान और फ्यूचर रिपेमेंट प्लान। इसमें क्या होता है, जो ये ऐसे जगह पे होता है जहाँ पे कि जो इवनली हार्वेस्ट नहीं होता है। मान लो ड्रॉप्ड एरिया है या फिर हिली एरिया है, जिसमें आपको जो रिस्क है बहुत ज्यादा है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। अगर आज फसल हुई अच्छी, अगले साल होगी कि नहीं ये पता नहीं रहता है। उसमें क्या करता है, जिस साल फसल अच्छी हुई
वो एडवांस में जो है लोन पे कर देते हैं, ठीक है, और इंस्टॉलमेंट दे देते हैं एडवांस में। तो ये इसको बोलते हैं फ्यूचर रिपेमेंट प्लान। जिस साल फसल अच्छी हुई एडवांस में दे देते हैं ताकि अगले जब फसल कम होगी तो वो उस टाइम लोन ले सके, ठीक है। इसको बोलते हैं रिजर्व रिपेमेंट प्लान। ये कुछ ही एरिया में अलाउड है जो बहुत ज्यादा रिस्की जोन है या अनसर्टेनिटी है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन अनसर्टेनिटी और रिस्क, ठीक है। अनसर्ट रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है, अनसर्टेनिटी को नहीं किया जा सकता है। रिस्क मतलब रिस्क को आप इंश्योरेंस के थ्रू मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी को आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये था जो रीपेमेंट प्लान, ठीक है। ये हमारा क्रेडिट एनालिसिस खत्म हो गया। अब हमारा अकाउंटिंग का कुछ पार्ट बचा, और कुछ जैसे नवाड है, कुछ इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसके बारे में पढ़ना है। इसमें कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है, पूछो। किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, थैंक यू।